मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज गुट निरपेक्षता की असफलताएं, इस पर चर्चा करें। पिछले दिनों हमने देखा था कि गुट निरपेक्षता की उपलब्धियां क्या है और हमने ये पाया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने तृतीय विश्व के देशों को प्रभावित किया, उन्हें अपने साथ मिलाया और दुनिया में एक सबसे बड़े समूह के रूप में इसने अपना अस्तित्व दर्ज किया। यह नीति राष्ट्रों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वे विदेश नीति के क्षेत्र में स्वतंत्र नीति का पालन कर सकते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकते हैं। उस जमाने में जबकि पूरी दुनिया दो भागों में बंट चुकी थी, नए नए राष्ट्र स्वतंत्र होकर के अस्तित्व में आने लगे थे, उन्हें यह इस प्रकार की गुटबाजी पसंद नहीं थी। वे किसी गुट में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। उन परिस्थितियों में नेहरू, नासिर और टीटो की तिकड़ी ने एक नई नीति का प्रतिपादन किया और राष्ट्रों को एक संदेश दिया कि वे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटने के बाद विदेश नीति और आंतरिक नीति के निर्माण में स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं और अपना राष्ट्रहित की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। 25 देशों से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और 2020 तक पहुंचते इनकी संख्या 120 तक पहुंच गई है। इन राष्ट्रों के बीच कई प्रकार की असमानताएं हैं और कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो दो राष्ट्रों को आपस में मिलने से रोकती हैं। इस कारण से हर चीज के साथ सफलता असफलता दोनों ही जुड़ी रहती है। जहां सफलता है वहीं पर असफलता भी होगी, जहां पर सुख है वहां पर दुख भी होगा। तो देखें इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की असफलताएं क्या क्या है। सबसे पहली चीज सिद्धांत विहीनता। गुट निरपेक्षता की नीति का अपना कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं है। इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी गुट निरपेक्ष राष्ट्र इस शब्द को अभी तक परिभाषित नहीं कर सके हैं। जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो नेहरू, नासिर या टीटो के कथनों के अंश को पेश कर दिया जाता है और उसके आधार पर व्यवहार अपनाया जाता है। तो यह अभी तक सिद्धांत विहीन है और जब तक सिद्धांत नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज की धारणा स्थापित नहीं की जा सकती। उसके बारे में एक निश्चित धारणा आप नहीं बना सकते। तो इसमें पूरी तरह से सिद्धांत विहीनता है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद अब सिद्धांतीकरण कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। दूसरी चीज परस्पर संघर्ष। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के बीच परस्पर संघर्ष की अनेक घटनाएं देखने को मिली है। सबसे बड़ी घटना है भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, दोनों कोरिया के बीच संघर्ष, दोनों वियतनाम के बीच संघर्ष, कांगो के बीच संघर्ष, अरब इसराइल राष्ट्रों के बीच संघर्ष, 50 प्रकार के परस्पर पड़ोसी देशों के बीच या अन्य राष्ट्रों के बीच संघर्ष हमेशा देखने को मिलता रहता है। और जब तक ऐसा संघर्ष है तब तक ये सब राष्ट्र एक मंच पर कैसे आ सकते हैं। अब देखिए, ईरान, इराक दोनों ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। इनके बीच युद्ध चल रहा था। ईरान, इराक दोनों पड़ोसियों के बीच युद्ध किसी मतलब के बिना 7-8 वर्षों तक चला। तो इस ईरान, इराक के बीच जो युद्ध चला, 1980 में युद्ध शुरू हुआ। 1983 के अधिवेशन के लिए, शिखर सम्मेलन के लिए इराक को चुना गया था।
लेकिन चूंकि उसमें संघर्ष की स्थिति थी, इसलिए तय हुआ कि इराक में अभी अधिवेशन बुलाना संभव नहीं है, इसलिए ईरान में इसका सम्मेलन होना था, तेहरान में संभव नहीं था युद्ध के कारण, और इसलिए फिर तय किया गया कि दिल्ली में इसका सम्मेलन बुलाया जाए। इस प्रकार से 7वां गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ऐसे कई प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे जबकि इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है, और इसका कोई समाधान भी नहीं है, या दोनों पक्ष समाधान नहीं चाहते। जब परस्पर एक ही आंदोलन के अंतर्गत सदस्य हैं और इनके बीच इतने मतभेद हैं कि उससे सशस्त्र संघर्ष शुरू हो रहा है, तो फिर यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सबसे बड़ी असफलता है। एक मंच का निर्माण इसलिए किया गया ताकि राष्ट्र मतभेद भुला करके, अपने अहम को किनारे करके, एकजुट होकर के अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ प्रभाव डालें, लेकिन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का यह समूह पूरी तरह से असफल रहा। तीसरी चीज, बाह्य सहायता पर निर्भर। जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, इनमें एक भी विकसित राष्ट्र नहीं है। यदि विकसित राष्ट्र हैं तो वो सदस्य नहीं है, पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक रूप में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, और पर्यवेक्षकों को केवल पर्यवेक्षण करने का अधिकार होता है, अपना विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं होता। तो जितने सदस्य हैं सब विकासशील राष्ट्र हैं, और विकासशील राष्ट्र कौन है? जो लंबे समय तक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का शिकार थे। इनको अपने विकास की चिंता है, और जब विकास करना है तो निश्चित रूप से इनको बाह्य सहायता की आवश्यकता है। और बाह्य सहायता कहां से मिल सकती है? विकसित देशों या महाशक्तियों से ही प्राप्त हो सकती है। और जब विकसित देशों और महाशक्तियों से इनको सहायता लेनी है, तो निश्चित रूप से इनको अपनी विदेश नीति में उन राष्ट्रों के अनुरूप परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और नहीं तो फिर वे उनको विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हो सकती, महाशक्तियां उनको सहायता नहीं देती। तो जब बाह्य सहायता पर एक राष्ट्र निर्भर है, तो कैसे करके महाशक्ति के विरुद्ध कोई बात कर सकता है? जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, मान लीजिए रूस से कोई राष्ट्र तेल मंगाता है, गैस मंगाता है, और भी कई चीजें मंगाता है, तो वह राष्ट्र रूस की आलोचना कैसे कर सकता है? वो रूस के विरोध में कैसे जा सकता है? रूस के विरोध में कैसे बोल सकता है? ये सबसे बड़ी असफलता है। चौथा, बेमेल संगठन। वो कहीं का जोड़ा कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा, इस प्रकार की स्थिति है। इन 120 देशों में इतना ज्यादा बेमेल चीजें पाई जाती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इनके विरुद्ध इतना ज्यादा मतभेद है, चाहे शासन पद्धति के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की बातें में हो। राष्ट्रों के बीच परस्पर संघर्ष की स्थिति हमेशा देखने को मिलती है, क्योंकि ये बेमेल संगठन है। इनमें कई ऐसे राष्ट्र हैं जो शुद्ध धार्मिक राष्ट्र हैं, एक धर्म विशेष को लेकर के चलते हैं, और दूसरे धर्मों की वो अवहेलना करते हैं। इनमें कई ऐसे राष्ट्र हैं जो शुद्ध सैनिक तानाशाही व्यवस्था स्थापित की हुई है। और सैनिक तानाशाह क्या होते हैं आप जानते हैं? क्या होता है जानते हैं आप? इनमें कई ऐसे राष्ट्र हैं जो उदारवादी प्रजातंत्र को स्वीकार करते हैं, कई अनुशासित प्रजातंत्र को स्वीकार करते हैं, कई निर्देशित प्रजातंत्र को स्वीकार करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के बेमेल बातों को मिला करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया गया है। और जब इतना ज्यादा विषमता हो, इतना ज्यादा बेमेल की भावना हो, तो राष्ट्रों की एकता कैसे स्थापित होगी? एक राष्ट्र कुछ कहेगा, दूसरा राष्ट्र उसका खंडन कर देगा। उसके पक्ष में कई राष्ट्र खड़े हो जाएंगे, उसके विपक्ष में अनेक राष्ट्र खड़े हो जाएंगे। प्रस्ताव कैसे पारित होगा? विचार कैसे होगा? मंच पर आए हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर कुछ विचार करने के लिए, और वहां पर यदि एक दूसरे की बातों को ये सब काटने लगे, तो फिर कैसे करके निर्णय होगा? अवसरवादिता बिल्कुल स्वाभाविक है।
जब विकासशील राष्ट्र हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो उनमें राष्ट्र के विकास की चिंता जरूर है और राष्ट्र के विकास के लिए अवसरवादिता भी स्वीकार्य है। कौन राष्ट्र अवसर का फायदा नहीं उठाता, कौन व्यक्ति अवसर का फायदा नहीं उठाता? सब उठाते हैं। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भी उठाते हैं, अवसर का पूरा फायदा उठाते हैं। जब अवसरवादिता सामने आएगी तो उनमें एकजुटता कैसे आएगी, उनमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ काम करने की भावना कैसे आएगी? फिर राष्ट्रीय सुरक्षा है तो मैच नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात। गुटनिरपेक्षता को इसलिए शुरू किया गया था ताकि राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए एक मंच का निर्माण कर सके। कैसे? मान लीजिए इनमें से किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण होता है तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का समूह उस राष्ट्र पर होने वाले आक्रमण को रोकने में काम करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही इस आंदोलन में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सब बाकी राष्ट्र मिलकर के सशस्त्र सहायता दे, ये कहने का मतलब नहीं है। लेकिन मान लीजिए इनमें से किसी राष्ट्र पर कोई आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक रूप से आक्रमण होता है, तो उस आक्रमण को रोकने की कार्यवाही और दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करने, तनाव को दूर करने का काम गुटनिरपेक्ष आंदोलन को करना चाहिए था। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी काम इसके द्वारा नहीं किया गया है। ईरान इराक के बीच सशस्त्र संघर्ष जब हुआ 1980-88 तक, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने ऐसा प्रयास शुरू किया था, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया। जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया 1991 में, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चाहिए था कि वह इराक को समझाता, कुवैत पर अतिक्रमण को रोकता। नाम ने कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार से जब भारत पर चीनी आक्रमण हुआ तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कुछ नहीं किया। एक भी राष्ट्र सामने आकर के भारत के पक्ष में एक बात भी नहीं कहा। फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर विशेष प्रभाव नहीं। जब ये बेमेल संगठन है, अपने विकास के लिए बाह्य सहायता पर निर्भर है, विभिन्न प्रकार के शासन पद्धतियां यहां पर हैं, कुछ राष्ट्र अमेरिकी परस्त है, कुछ राष्ट्र सोवियत परस्त है, रूस परस्त है, कुछ राष्ट्र अन्य प्रकार की बातें करते हैं। तो जहां पर इतनी मत विभिन्नता हो, ये एकजुट होकर के अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कैसे कर सकेंगे? तो जितना प्रभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ सका, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की ऐसी चीजें थी जो इनकी एकता के मार्ग में बाधक बन रही थी। और अभी भी ये स्थिति है। और अभी भी देखिए, कहीं पर भी कोई संकट उत्पन्न होता है तो नाम के सदस्यों को चाहिए कि वे एक ऐसा मशीनरी स्थापित करें जो इस प्रकार के संकट के अवसर पर तनाव को कम करने के लिए और विश्व शांति की स्थापना के लिए काम करे। लेकिन कौन करेगा? सब राष्ट्र एक दूसरे से जलते हैं। आपको पता होगा, अरब राष्ट्रों की संख्या 13, एक इजराइल कभी भी पराजित नहीं हुआ। एक इजराइल 13 अरब राष्ट्रों को हमेशा हराता रहा है। क्यों? मूल कारण है, इन 13 अरब राष्ट्रों में एकता नहीं है, सब एक दूसरे से जलते हैं। यदि मान लीजिए किसी एक राष्ट्र के नेतृत्व को स्वीकार करके एकजुट होकर के लड़ते तो इजराइल की कोई हस्ती बचती नहीं। लेकिन ये सोचते हैं, ये अरब राष्ट्र सोचते हैं कि यदि मैं उसको सपोर्ट करूं और उसके नेतृत्व में यदि विजय हमको मिल गई तो पूरा श्रेय उसको मिलेगा, मुझको क्या मिलेगा? और जब तक ये भावना राष्ट्रों में होगी
उनमें एकजुटता नहीं होगी। और इसी कारण से अरब राष्ट्र हमेशा परास्त होते रहे हैं। उनके बीच फूट शुरू से है। इजराइल को उनके बीच फूट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जो जलन का भाव है, ये एकजुट होने नहीं देता। इसी प्रकार से गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भी कोई भी यदि काम करना चाहते हैं, बाकी राष्ट्रों को सपोर्ट नहीं करते हैं। भारत को भी काम करेगा, निश्चित रूप से पाकिस्तान वहां पर विरोध करने के लिए आएगा। ये मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका है। अब देखें, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इसके सामने नई नई चुनौतियां आनी शुरू हो गई हैं। इन चुनौतियों से निपटना और अपने राष्ट्र का विकास करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य हो गया है और इसको होना भी चाहिए। देखें कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहले आर्थिक विकास। बाकी सब चीजें होती रहेंगी, जब तक राष्ट्र का आर्थिक विकास नहीं होगा कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती, कोई भी सरकार निर्णय नहीं ले सकती। सबसे मूल समस्या है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के लिए राष्ट्र किसी भी हद तक जा रहे हैं और जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक विकास की। और इनको आर्थिक विकास कहां से मिलेगा? महाशक्तियों से मिलेगा। और इन महाशक्तियों में आज जुड़ रहा है चीन भी। चीन ने दूसरे देशों को अरबों खरबों डॉलर दिए। जब वसूली की बात आई तो ऐसी कड़ी शर्तें लगा दी चीन ने कि राष्ट्रों का दिवाला निकलता जा रहा है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, श्रीलंका को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है इन दोनों देशों की, नेपाल की, श्रीलंका की। चीन 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 बहुत ज्यादा बोल रहे थे, बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगे थे। परिणाम क्या हुआ? आज चीन इनको ब्लैकमेल कर रहा है। इतना देना पड़ेगा, नहीं तो मेरी ये शर्त है, इनको मानना पड़ेगा। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब इनको याद आती है भारत की, कि भारत सहायता तो देता है लेकिन मानवीय सहायता देता है, ब्लैकमेल करने वाली सहायता नहीं देता। दूसरा, महाशक्तियों द्वारा प्रभुत्व का प्रयास। यही चीन महाशक्ति बन रहा है और इनके द्वारा उन राष्ट्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक केवल दो ही देश थे, रूस और अमेरिका। आज उस लाइन में चीन भी आ गया है। नेपाल और श्रीलंका को देख लीजिएगा। इसी प्रकार से अफ्रीका के 50 देशों को चीन इसी प्रकार की सहायता किया है और आज उस पैसे को वसूलने के लिए इतनी कड़ी शर्त लगा रहा है कि ये देश बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब किस प्रकार से इस ऋण से उबरे। फिर परस्पर मतभेद। इन राष्ट्रों को अपने परस्पर मतभेदों को भुला करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहिए। लेकिन परस्पर मतभेद दूर हो तो कैसे दूर हो? क्या भारत पाकिस्तान के बीच मतभेद दूर हो सकते हैं? क्या ईरान इराक के बीच मतभेद दूर हो सकते हैं? क्या उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच मतभेद दूर हो सकते हैं? तो जब मतभेद होंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी महत्वपूर्ण काम आप नहीं कर पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और चौथा है, अन्याय का सशक्त विरोध नहीं होता। जब आपस में इतना लड़ रहे हैं तो दुनिया में जहां कहीं भी अन्याय होगा, स्वतंत्रता की हत्या होगी, न्याय का हनन होगा, तो जैसा पंडित नेहरू ने कहा था, न तो हम चुप रहेंगे न चुप रह सकते हैं। लेकिन पहले आप अपना मतभेद को दूर कर लीजिए। तो अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए ये सशक्त मंच नहीं रहा कभी, और ये इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
अब आगे देखिए, प्रासंगिकता, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रासंगिकता का मतलब क्या है कि 1947 के बाद विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नेहरू नासिर कीटो ने मिलकर एक नई नीति का सूत्रपात किया। वह परिस्थिति कैसी थी? दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी। दुनिया के विभिन्न राष्ट्र इन गुटों में सम्मिलित होते जा रहे थे। दोनों महाशक्तियां राष्ट्रों को प्रलोभित कर रही थी कि हमारे गुट में सम्मिलित हो जाओ, लेकिन कई राष्ट्रों को यह गुटबाजी पसंद नहीं थी। इनके बीच होने वाला शीत युद्ध पसंद नहीं था। परिणाम स्वरूप एक नई नीति का सूत्रपात हुआ। गुट से अलग रहने की नीति, गुट से असंलग्न रहने की नीति, गुट से दूरी बनाने की नीति, और इस प्रकार से एक नई नीति का सूत्रपात हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थिति हमेशा बनी नहीं रहती। कहीं पर भी हो, परिस्थितियां बदलते रहती हैं। आज परिस्थिति क्या हुई? 1945 से चलने वाला शीत युद्ध 1991 में पूरी तरह से खत्म हो गया। दुनिया पहले द्विध्रुवी थी, दो ध्रुव वाले थी। दुनिया का द्विध्रुवीकरण हुआ, फिर बहुध्रुवीकरण हुआ, फिर एक ध्रुवीकरण हो गया। कैसे? सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। सोवियत संघ को प्रतिस्थापित किया रूस ने, क्योंकि सोवियत संघ ने अड़ोस पड़ोस के जितने भी राष्ट्रों पर कब्जा किया था, जबरदस्ती अधिकार किया था स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इन सभी राष्ट्र उससे अलग हो गए। पहले जैसा रूस था 1917 के पहले जैसा रूस था, वैसा ही 1991 के बाद रूस केवल बच गया। एक ध्रुवीकरण हो गया। अब दुनिया में केवल एक महाशक्ति बचा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तब दुनिया के विभिन्न राष्ट्र जो गुटनिरपेक्षता का विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। ये कहने लगे कि अब गुटनिरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, अब इसका कोई उपयोग नहीं है, अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन देखिए, एक कीड़ा होता है, उस कीड़े के 50 पैर होते हैं। यदि 1, 2, 4, 10 पैर यदि टूट भी जाए तो दर्द तो होगा, लेकिन उस कीड़े का चलना घूमना फिरना बंद नहीं होगा। जो लोग गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना करते हैं, वे गुटनिरपेक्षता को एक निश्चित अर्थ तक, एक निश्चित सांचे तक ढाल देते हैं, सीमित रखते हैं। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति में केवल गुट से अलग रहने का भाव नहीं है, उसके साथ कई और भी अन्य चीजें हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष गुट से अलग रहने का भाव सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य भाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य कौन कौन से भाव? जैसे विदेश नीति के क्षेत्र में स्वतंत्रता का पालन करना, विदेश नीति के निर्माण में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेना, विश्व शांति का भाव, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करने का भाव, रंग भेद जाति भेद का विरोध करने का भाव, सभी से मैत्री करने की भावना, ये भी महत्वपूर्ण है और ये आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। और जब तक ये भावना रहेगी तब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी रहेगी। केवल एक ही पॉइंट तो उसका खत्म हुआ ना, लेकिन गुटबाजी तो अभी भी है। यह सोचा गया था कि नाटो सीटो सेंटो वार्सा पैक्ट पूरा खत्म हो जाएंगे, लेकिन देखिए फिर नाटो सामने आ गया। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया? इसके अनेक कारणों में यह भी एक कारण था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था और यह रूस को नागवार गुजरा।
और इसी प्रकार की गुटबाजी का तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन विरोध करता है। देखें प्रासंगिकता के संदर्भ में सबसे पहली बात, इसका व्यापक अर्थ है। एक सीमित अर्थ नहीं कि गुटों से अलग थलग रहिए और गुटबाजी खत्म तो गुटनिरपेक्षता खत्म, ये भावना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है। और ये जब तक ये चीजें विश्व शांति, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, रंग भेद जाति भेद का विरोध, सभी से मैत्री का भाव, विदेश नीति में स्वतंत्रता की भावना, जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक गुटनिरपेक्ष प्रासंगिक बना रहेगा। दूसरी चीज विदेश नीति में स्वतंत्रता, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा दक्षिण दक्षिण संयोग, दक्षिण संवाद। दक्षिण जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं ये सब ग्लोब के दक्षिण क्षेत्र में स्थित हैं। इनके बीच जितना ज्यादा संवाद होगा, इनके बीच जितना ज्यादा व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध बनेंगे, उतना ज्यादा इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि विकासशील राष्ट्र हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। इनके बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध जितना ज्यादा पुष्ट होगा, इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होगी। ये एक नया कॉन्सेप्ट विशेष करके 1990 के दशक के बाद से शुरू हुआ है और दक्षिण दक्षिण राष्ट्रों के बीच संवाद शुरू हो गया है। फिर अन्य मुद्दे, ये सब गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत समाहित हैं, जो समय समय पर उत्पन्न हो रहे हैं और जिनका उद्देश्य विश्व शांति को प्रभावित करते हैं, दुनिया के राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। ये सब चीजें गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत आती हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, आज तो विभिन्न राष्ट्र भी आतंकवाद का पोषण कर रहे हैं। जब तक राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी आतंकवादी संगठन जी नहीं सकता। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पड़ोसी को देख लीजिएगा। फिर सीमा पार आतंकवाद, इस माने में भी पड़ोसी को देख लीजिएगा कि किस प्रकार से सीमा पार कराकर आतंकवादियों को हमारे देश में भेज देता है। पर्यावरण, आज पर्यावरण की समस्या बहुत गंभीर हो गई है और यदि यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब व्यक्ति शहर में बाहर निकलेगा तो अपने पीठ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के घूमना पड़ सकता है। पर्यावरण इतना ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। मानवाधिकार, दुनिया के विभिन्न देशों में मानवाधिकार की समस्या के उल्लंघन की समस्याएं आ रही हैं। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में, इंग्लैंड जैसे राष्ट्र में मानवाधिकार के हनन की घटनाएं सामने आ रही हैं और यूएनओ में सुधार का भाव। यूनाइटेड नेशंस एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जहां पर कि विकसित राष्ट्रों का वर्चस्व है, विशेष करके सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यूएनओ में सुधार होना चाहिए। ये सब चीजें गुटनिरपेक्षता अपने में समेटा हुआ है और जब तक ये समस्याएं रहेंगी तब तक गुटनिरपेक्ष उपयोगी रहेगा, प्रासंगिक रहेगा। और मैत्रीपूर्ण संबंध, दुनिया का विकास तब तक नहीं होगा जब तक राष्ट्रों के बीच पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंध न हो। और गुटनिरपेक्षता का यह सबसे बड़ा सकारात्मक तत्व है कि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। और ये भारत की धारणा है, दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र युद्धों का विरोध करते हैं और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करने पर जोर देते हैं। फिर महाशक्तियों द्वारा प्रभुत्व का प्रयास, जैसे चीन का हमने उदाहरण दिया। यही स्थिति अमेरिका की भी है, लेकिन अमेरिका उतना ज्यादा नहीं करता या रूस भी उतना ज्यादा नहीं करता जैसा चीन कर रहा है। आज राष्ट्रों की गरीबी का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाता है चीन, और इसीलिए चीन को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक विश्वसनीय राष्ट्र नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से ये सब चीजें आज भी हैं।
आज भी ये सब चीजें प्रासंगिक हैं। दुनिया है, राष्ट्रों के बीच संबंध होंगे, राष्ट्रों के बीच संबंध होंगे, उनके बीच समस्या आएंगी। जब समस्या आएंगी उनका समाधान भी होगा, क्योंकि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। आज नहीं तो कल समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। अभी जैसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, ये 1947-48 से सीमा विवाद चला आ रहा है। क्या और भी सैकड़ों वर्षों तक ये चलेगा? हो सकता है कल को और कोई दूसरी सरकार आए चीन में या भारत में एक ऐसी सरकार आ जाए जो सीमा विवाद को स्थायी रूप से इसका समाधान तक पहुंचने में प्रयास करे और समाधान में सफल हो जाए। तो जब तक दुनिया है, जब तक विश्व शांति की समस्या बनी रहेगी। क्या यह संभव है कि दुनिया में हमेशा शांति स्थापित रह जाए? संभव नहीं है। और यदि समस्या है तो कूटनीतिक मंच से बढ़कर और कोई दूसरा मंच शांति की स्थापना के लिए नहीं हो सकता। इसलिए कूटनीतिक आज भी प्रासंगिक है और कल भी प्रासंगिक रहेगी। इसी के साथ गुटनिरपेक्षता का ये अध्याय समाप्त हुआ। आगे अगले व्याख्यान में फिर आगे देखेंगे। आपको धन्यवाद।